हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस। सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो नीति निर्देशक तत्व देखेंगे। और इससे पहले हमने भाग एक, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग दो नागरिकता और भाग तीन मूल अधिकार देख लिए थे। और नीति निर्देशक तत्व का है वो भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया और इसमें क्या क्या प्रावधान है और इसको लेकर है वो क्या क्या संशोधन हुए हैं वगैरह, उसके बारे में देखेंगे। और आप सबको दीपावली की है वो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली। और सबसे पहले देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों का है वो उल्लेख कहाँ किया गया है। तो भाग चार में है वो नीति निर्देशक तत्वों का है वो उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो 51 क है उसके अंदर है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को है वो सम्मिलित किया गया है, जबकि 51 तक है, लेकिन 51 क में फंडामेंटल ड्यूटीज़। और अगर पार्ट पूछ लिया जाए तो वो होगा 4 के, यानी 4 क में है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को है वो शामिल किया गया है। और 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी की है वो प्रवृत्ति है वो सकारात्मक है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि कई बार पूछते हैं कि मूल अधिकार की प्रवृत्ति क्या है, कई बार ये पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों की है प्रकृति क्या है। तो इनके बारे में है वो हम देख लेते हैं कि इनकी प्रवृत्ति या प्रकृति है वो कैसी है। तो हल्का सा ब्रीफ में देख लेते हैं इसको। फंडामेंटल राइट्स, इनकी है वो प्रवृत्ति, ये है नकारात्मक प्रवृत्ति के, ये है नकारात्मक, नेगेटिव। जबकि डीपीएसपी और ये है पॉजिटिव, यानी सकारात्मक। अब ये नकारात्मक कैसे है? फंडामेंटल राइट्स को है वो लागू करने के लिए है वो स्टेट है वो बाध्य है। फंडामेंटल्स राइट्स को है वो लागू करने के लिए है वो स्टेट बाध्य होता है। अब जब स्टेट बाध्य होता है तो ये स्टेट के लिए वो नकारात्मक बन जाता है। और डीपीएसपी है ये राज्य पर निर्भर करता है कि वो डीपीएसपी को है वो यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो प्रावधान किए गए उनको लागू करना राज्य पर निर्भर करता है। अगर राज्य के पास में आर्थिक संसाधन और अन्य संसाधन अगर सीमित मात्रा में है या उनको लागू करने के लिए वो इच्छुक है तो वो कर सकती है, लेकिन राज्य उसको है लागू करने के लिए बाध्य नहीं। अगर किसी राज्य के पास में उचित संसाधन का पर्याप्त या उचित संसाधन नहीं है तो उसको लागू नहीं करेगी। तो इसके लिए वो, इस कारण इनकी प्रवृत्ति है वो सकारात्मक है। जबकि फंडामेंटल राइट्स को किसी भी परिस्थिति में स्टेट है लागू करने के लिए बाध्य है। अब वाद योग के देखते हैं, वाद योग के कैसे? फंडामेंटल राइट्स है वो वाद योग है। आप अगर इनको नहीं लागू किया जाता तो आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी अगर लागू नहीं होता तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो राज्य की इच्छा पर और उनके उचित संसाधनों के है वो बाद है उसको लागू किया जा सकता है। स्टेट उसको लागू करने के लिए वो बाध्य नहीं है, इसीलिए आप उसको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब आपका फंडामेंटल राइट्स अगर लागू नहीं हो रहा है या उसका उल्लंघन हो रहा है तो आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। उद्देश्य क्या डीपीएसपी का? तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय तथा समानता स्थापित करने के लिए है वो डीपीएसपी को है वो संविधान में शामिल किया गया। और इसको साथ में एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य के प्रावधान के लिए। लोक कल्याणकारी राज्य हेतु वो डीपीएसपी का है वो भारतीय संविधान में है वो प्रावधान किया गया। नीति निर्देशक तत्व संबंधी कुछ कथन है जो कि अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की है वो अनोखी विशेषता है वो बताया गया है, यानी भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता नहीं। आप इनका उल्लेख तो किया गया लेकिन लागू करना ना करना उसके लिए आप स्टेट को है वो बाध्य नहीं कर सकते। ग्रैनविल ऑस्टिन ने राज्य की आत्मा है वो नीति निर्देशक तत्वों को कहा है। अब इसमें कुछ फैक्ट है वो और ध्यान रखने हैं। क्या फैक्ट है कि संविधान की आत्मा, अगर संविधान सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा क्या है तो प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना लिखना है। और अंबेडकर के अकॉर्डिंग अगर पूछ लिया जाए तो अंबेडकर के अकॉर्डिंग है वो आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको है वो संविधान की आत्मा कहा गया। और अगर राज्य की आत्मा ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार कहा जाए तो डीपीएसपी को कहा जाता है। और कृष्णमाचार्य ने इसको है राज्य के लिए वो आवश्यकता है तो अस्थायी कचरा बताया, नहीं आपने इसको है संविधान में तो डाल दिया लेकिन अब वो राज्य की अगर इच्छा पर निर्भर करता है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। जब तक आप उसको लागू नहीं करवा सकते तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता है।
केडी सानी ने डीपीएसपी को है वो उस चेक की भांति बताया है और जिसका भुगतान करना है वो बैंक पे निर्भर करता है। नहीं है तो उस चेक की भांति जिसका भुगतान करना अगर बैंक पे निर्भर करता है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व वो आयरलैंड से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्व वो आयरलैंड से प्रेरित है। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको ध्यान रखना है। अब हालांकि सीधे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, तो भारतीय संविधान में है वो नीति निर्देशक तत्वों को किस समिति की सिफारिश पर वो शामिल किया गया है, इस चीज़ का है वो ध्यान रखना है। तेग बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में है वो शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको है वो ध्यान में रखना है। आप देखेंगे कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, इसमें किन किन चीज़ों का है वो उल्लेख किया गया। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा हल्का ब्रीफ में देख लेते हैं कि हमने पढ़ा था भाग 3 जिसमें मूल अधिकार थे फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 में भी है वो स्टेट की डेफिनेशन दी गई थी। वही की वही डेफिनेशन है वो आर्टिकल 36 में भी दी गई, यानी अलग डेफिनेशन नहीं है। तो वही डेफिनेशन स्टेट की वो इसमें भी ध्यान रखनी है। संसद राज्य सरकार, विधानमंडल राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, तो ये चीज़ है वो इसमें भी ध्यान रखनी है। आर्टिकल 37 डीपीएसपी है वो वाद योग्य नहीं है। ये मैंने पहले बता दिया था कि डीपीएसपी अगर स्टेट लागू नहीं कर रही है तो उसको लेके है आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब राज्य के पास में पर्याप्त और उचित मात्रा में संसाधन उनके पास उपलब्ध होंगे तो वो उन नीति निर्देशक तत्वों को है वो राज्य में लागू कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसके लिए आप है वो राज्य को बाध्य नहीं कर सकते और इसको लेकर आप कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते जैसे आप फंडामेंटल राइट्स में करते हैं। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की भावना, यानी लोक कल्याणकारी राज्य भावना इसमें यह है कि ऐसा राज्य हो जिसमें हर व्यक्ति को है वो जिसका कल्याण हो सके, उसको अपना विकास करने में सहायक हो। तो इसमें ये होता है कि सब व्यक्तियों का है वो उचित रूप से विकास हो सके। लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति की है वो अवधारणा अगर पूछा जाए तो वो डीपीएसपी में उल्लेखित है। कभी क्वेश्चन ये आता है सीधा कि लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित है वो प्रावधान भारतीय संविधान में है कहाँ उल्लेखित है। अगर आपको भाग पूछ लिया जाए तो भाग 4, और किस में है तो नीति निर्देशक तत्वों में, और आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 38 होगा। अब आर्टिकल 38 एक और इसमें सब पार्ट है उसको देख लेते हैं। लोक कल्याण को बढ़ावा देकर सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना जिससे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। यानी लोक कल्याण में लोक कल्याणकार को बढ़ावा देके सामाजिक व्यवस्था के अमल को ऐसी स्थापना करनी है जिसमें कि सामाजिक न्याय भी मिल सके, आर्थिक न्याय भी मिल सके और राजनीतिक न्याय भी मिल सके। हमने एक्चुअली जब प्रियम्बल देखा था प्रस्तावना, तब उसमें देखा था कि 3 प्रकार के वो न्याय की बात कही गई है, जो वही यही न्याय है वो यहाँ पे है वो प्राप्त करने की बात की गई है, जिसमें कि सामाजिक न्याय भी मिले, आर्थिक न्याय भी मिले और राजनीतिक न्याय भी मिले। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 38(2) आय की असमानता को कम करते हुए व्यक्ति की प्रतिष्ठा, अवसर की समानता को है कम करने का प्रयास करेगा। अब यहाँ पे एक्चुअली मिस प्रिंट है, अवसरों की असमानता को है वो कम करने का है वो प्रयास करेगा। यानी यहाँ पे 2 प्रकार की है वो समानता की बात आ गई, और आय की असमानता को कम करते हुए व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की है वो असमानता को है वो कम करने का प्रयास करेगा। नहीं, सबको है वो समान अवसर मिले और आय की असमानता भी कम हो, और इससे कि गरीबी और अमीरी के बीच में है वो फासला ज़्यादा ना बढ़े, उसको है वो संतुलन बनाए रखना। जो ज़्यादा गरीब है और विशेषकर जो पॉवर्टी लाइन पर है या कुछ और है तो उनके लिए है वो विशेष उपबंध किया जाए जिससे कि है वो उनका भी विकास हो सके। तो इन सब चीज़ों से है राज्य की है वो लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति की है वो झलक दिखाई देती है। और कुछ स्टेट्स में राज्य वो है वो डीपीएसपी को लेकर कुछ अलग अलग प्रावधान भी करती है जिससे कि वहाँ के नागरिकों का है वो और अच्छे से विकास हो सके और देश में है वो अपना योगदान दे सके विकास में। उसके बाद देखते हैं 38(2) को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत है वो जोड़ा गया। अब यहाँ पे एक चीज़
जो है वो क्लियरली मेंशन कर देता हूँ कि अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पहले की तरह रहा नहीं कि आपको सीधा क्वेश्चन पूछेंगे और इसमें क्वेश्चंस कैसे घुमा के आ सकते हैं। तो डीपीएसपी में जितने डीपीएसपी है वो संविधान संशोधन के द्वारा है जुड़े गए, उन डीपीएसपी का ध्यान रखना है। और कौन सा डीपीएसपी कौन से संविधान संशोधन के तहत जुड़ा गया वो भी ध्यान रखना है। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक साइड आपको जो आर्टिकल नए ऐड हुए हैं उनको और सामने है वो संविधान संशोधन कौन सा कब हुआ उसको देखकर है वो मैच द फॉलोइंग भी पूछ सकते हैं और सिंगल भी पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि आर्टिकल है वो सीधे रट के चले जाते हैं, बट पूछने का तरीका है वो अलग हो जाता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और दूसरा डीपीएसपी में ये ध्यान रखना है कि कौन से डीपीएसपी वो समाजवादी विचारधारा के, कौन से डीपीएसपी वो गांधीवादी विचारधारा के, तो उस हिसाब से वो प्लानिंग करके जाना है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पुट हो सकता है, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना है। और 38(2) है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत है वो जोड़ा गया। अब देखते हैं आर्टिकल 39, राज्य स्त्री पुरुष को जीविका चलाने हेतु समान अवसर दिए जाएंगे। और यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली ये है कि समानता स्थापित करने का है वो प्रयास किया जाता है कि स्त्री पुरुष है वो समान है और भौतिक संसाधनों के स्वामित्व पर है वो राज्य का नियंत्रण हो और संपत्ति का है वो केंद्रीकरण न हो। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है। 39(20) मैंने पहले ही बता दिया था, ये ऐसा डीपीएसपी है जिसको है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी है वो प्राथमिकता दी जाएगी अगर कोई केस हो तो। इसमें यह कि भौतिक संसाधन स्वामित्व राज्य का नियंत्रण हो, यानी किसी व्यक्ति विशेष का है वो कोई नियंत्रण ना हो, और संपत्ति का है वो केंद्रीकरण ना हो, संपत्ति किसी एक जगह है इकट्ठा ना हो बल्कि इसका है वो विकेंद्रीकरण हो। इस चीज़ का भी है वो ध्यान रखा जाना चाहिए। कार्यों के वेतन से संबंधित अनुच्छेद, यानी समान कार्य के लिए है वो समान वेतन का प्रावधान। अगर स्त्री और पुरुष एक ही जगह कार्य करे तो समान कार्य के लिए हो समान वेतन का प्रावधान दिया जाएगा। प्रावधान है, ऐसा नहीं हो कि एक ही समान कार्य स्त्री और पुरुष कर रहे हो, इसमें स्त्री को है वो कम वेतन मिलता हो, पुरुष को ज़्यादा वेतन मिलता हो, ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा। ऐसा नहीं है, समान कार्य के लिए वो समान वेतन दिया जाएगा। स्त्री पुरुष और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान है और इसमें कुछ ऐसे कार्यों में है वो स्त्रियों को नहीं लगाया जा सकता जो कि उनके है वो हानिकारक सिद्ध हो, और बच्चों को भी ऐसे जोखिमपूर्ण कार्य नहीं कराए जा सकते, इसको लेकर भी है वो ध्यान रखा जाता है। बच्चों के शोषण और नैतिक परित्याग से वो उनकी रचना जो रक्षा का प्रावधान है वो दिया गया, और ये आर्टिकल है वो बाद में जोड़ा गया था। 39A निःशुल्क विधिक सहायता यानी सम्मान न्याय की है वो प्राप्ति, सम्मान ही सम्मान, तो ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जुड़ गए। अब तक दो आर्टिकल हमने देख लिए जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जुड़ गए। पहला आर्टिकल 39A और 38(2), तो ये दो चीज़ों का है वो ध्यान रखना है, 38(2) और 39A, जिनको कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत है वो जोड़ा गया। उसके बाद में अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन, ग्राम पंचायतों गठन। अब यहाँ पे अनुच्छेद 40 है वो गांधीवादी विचारधारा से वो प्रभावित है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कौन सा है वो डीपीएसपी है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन अनुच्छेद 40 है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। और उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 41, राज्य अपने उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के तहत निःशक्त बेरोजगारी, बुढ़ापा जैसे अभाव की स्थिति में लोक सहायता का प्रबंध कर सकती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो बेरोजगारी भत्ता स्टार्ट किया गया है, जो बेरोजगारी भत्ता और अन्य वृद्धावस्था पेंशन वगैरह, तो ये चीज़ें हैं वो राज्य इसी आर्टिकल के तहत है वो करता है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानव चित्रित मानव दशा प्रदान करने और प्रसूति संबंधी सहायता का प्रावधान। अब प्रसूति में कई जगह ये होता है कि कुछ जगह 5,000 6,000 वगैरह राशि दी जाती है, और काम में ये देखा जाता है कि स्त्री और पुरुष में ये देखा जाता है कि अगर स्त्री उसमें शारीरिक जोखिमपूर्ण कार्य होता है तो वो करने के लिए मना होता है। और मानवोचित दशा यानी जिसमें कि मानव अपने अच्छे से गरिमापूर्ण तरीके से वो काम कर सके, ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे कि जो कि मानवोचित दशा के प्रतिकूल हो। तो हमने आर्टिकल 42 तक देखे, 36 से लेके, और आगे का आर्टिकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस, और फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो ऑन फेसबुक पेज, फॉलो ऑन टेलीग्राम। और एक बार पुनः आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।